सभी को नमस्कार। मराठी भाषा परिचय 1 इस कोर्स के माध्यम से ये चौथा वीक चल रहा है और जिसमें ये लेक्चर नंबर 19वां है जो कि मॉड्यूल 4.4 पर बेस है। और आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में मराठीतील लिंग विचार व वचन विचार, यानी मराठी का लिंग विचार और वचन विचार। तो आज आपण काय शिकणार आहोत, यानी आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो एक तो हम सीखने वाले हैं कि मराठी में किस प्रकार से शब्दों के लिंग निर्धारित किए जाते हैं व्याकरण की दृष्टि से, और उसके लिए मराठी में जो लिंग निर्धारण करने के लिए क्या पद्धति इस्तेमाल की जाती है, यानी मराठीतील लिंग ओळखण्याची पद्धत वो क्या है वो भी हम देखेंगे। वचन किस प्रकार से बदलते हैं, है ना, कि वचन विचार किस प्रकार से मराठी में है वो भी हम देखेंगे। मराठी में वचन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मराठीतील वचनासंबंधीच्या महत्त्वाच्या गोष्टी, यानी वचन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम सीखेंगे। कुछ वचन दिखाने वाले, यानी एक वचन और अनेक वचन दिखाने वाले कुछ हम वाक्य भी देखेंगे, यानी वाक्य में उसका किस प्रकार से उपयोग होता है वो भी हम देखेंगे। और संभाषण का एक छोटा सा नमूना भी हम देखेंगे कि मराठी में किस प्रकार से अभिवादन किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है, जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं, मराठी विषय जब हम सीखते हैं तो ये चीज़ें हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, पहले तो लिंग विचार के बारे में देखते हैं। तो व्याकरण में किसी भी शब्द का लिंग निर्धारित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके अनुसार क्रियापद फिर बदलते हैं और वाक्य की रचना जो है वो लिंग के अनुसार भी हो जाती है या उसमें बदलाव आ जाता है। तो फिर लिंग विचार जो है, लिंग के लिए मराठी में उसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि नामाच्या रूपावरून, देखिए व्याख्या किस प्रकार से हम करेंगे। नामाच्या रूपावरून एखादी वस्तू वास्तविक अगर काल्पनिक पुरुष जातीची आहे की स्त्री जातीची की दोन्हीपैकी कोणत्याही जातीची नाही, असे ज्याच्यावरून कळते त्याला त्या शब्दाचे लिंग असे म्हणतात। मतलब नाम के रूप के अनुसार हम किसी एक वास्तविक वस्तु का या काल्पनिक, जरूरी नहीं है कि वो वस्तु वास्तविक में हो, हम काल्पनिक वस्तुओं को भी लिंग निर्धारण करते हैं व्याकरणिक दृष्टि से। तो क्या वो वस्तु पुरुष जाति का बोध कराती है, या वो वस्तु स्त्री जाति का बोध कराती है, या वो पुरुष और स्त्री जाति दोनों का भी बोध नहीं कराती और इसके अलावा किसी अन्य जाति का बोध कराती है, तो हम उसका लिंग विचार, उस प्रकार से हम उसका लिंग निर्धारण करते हैं। उदाहरणार्थ तो पुरुष, यानी जब कोई पुरुष है तो हम ये समझ लेते हैं कि वो पुल्लिंग में है, ठीक है, यानी तो पुरुष यानी वह पुरुष। तो वह यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है, मराठी में जो सर्वनाम है ना, वो तो पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ती स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार से तो पुरुष हम बोलते हैं उसी प्रकार से ती स्त्री हम बोलते हैं, यानी जो फेमिनाइन जेंडर है उसके लिए ती सर्वनाम यूज किया जाएगा। और ते मूल, यानी जिसका जेंडर हम या जिसका लिंग निर्धारण हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है ते। यानी फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर की ही बात करते हैं कि तो बाबा आपण म्हणू शकतो, यानी वह पिताजी, है ना, यानी ती आई, यानी माता को हम बोलेंगे ती आई। और जो छोटा बच्चा है वो हम दूर से दिखाई दे रहा है, उसका लिंग ही हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे ते मूल, ते मूल। अब इन वरील शब्दामागे आलेली तो, ती आणि ते ही सर्वनामे त्या शब्दाची वेगवेगळी जात किंवा लक्षण दाखवतात। ये सर्वनाम उसके जात या लिंग को ही निर्धारित करते हैं और इन लक्षणों को ही हम लिंग बोलते हैं। याच लक्षणांना, या लक्षणांनाच आपण लिंग असे म्हणतो। आता पाहूया की मराठीत किती लिंगे आहेत। मराठीत 3 लिंगे मानतात, मराठी में 3 लिंग मानते हैं। एक आहे पुल्लिंग, दुसरं आहे स्त्रीलिंग आणि तिसरं आहे नपुसकलिंग। मराठीमध्ये 3 लिंगे मानली जातात, एक पुल्लिंग, दुसरा स्त्रीलिंग आणि तिसरा नपुसकलिंग। आता पुल्लिंग कशाला म्हणायचं किंवा पुल्लिंग किसे कहेंगे, तो प्राणीवाचक नाम जो भी होंगे, देखिए मराठी में उसकी पहले व्याख्या देखिए की प्राणीवाचक नामांतील पुरुष किंवा नरजातीचा बोध करून देणाऱ्या शब्दाला पुरुषलिंगी किंवा पुल्लिंगी असे म्हणतात। प्राणीवाचक नामांतील पुरुष किंवा नरजातीचा बोध करून देणाऱ्या शब्दाला
पुरुषलिंगी किंवा पुल्लिंगी असे म्हणतात। जो भी प्राणीवाचक नाम है उसमें अगर वो पुरुष जाति का या नर जाति का बोध कराता है तो उसको हम पुरुषलिंगी या पुल्लिंगी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, चुलता। चुलता यानी, चुलता का मतलब हो जाएगा काका, हम जिसको बोलते हैं, यानी चुलता यानी पिताजी का भाई, जिसको हम मराठी में कहेंगे चुलता, यानी तो चुलता हम कहेंगे। तो शिक्षक अगर मेल है तो घोड़ा, तो चिमना। चिमना यानी जो गौरैया अगर मेल गौरैया है तो उसको हम बोलेंगे चिमना, है ना। तो चिमना। तो मुंगड़ा। मुंगड़ा यानी बड़ी वाली चींटी, जो उसको हम बोलते हैं तो मुंगड़ा, ठीक है। यानी उससे हमें नर जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग किसको कहेंगे? कौन से शब्द को हम स्त्रीलिंग में ऐसा मानेंगे की स्त्री किंवा मादी जातीचा बोध करून देणाऱ्या शब्दांना स्त्रीलिंगी असे म्हणतात। स्त्री किंवा मादी जातीचा बोध करून देणाऱ्या शब्दांना स्त्रीलिंगी असे म्हणतात। उदाहरण के तौर पर चुलती यानी आंटी, है ना। चुलती, ती चुलती, ती शिक्षिका, ती घोड़ी, ती चिमनी, ती मूंगी। यानी हमने जो पुल्लिंग में शब्द देखे थे एग्जैक्टली उसके सभी के जोड़ स्त्रीलिंग शब्द जो है वो यहाँ पे हमने देखे। चुलती, आंटी, शिक्षिका यानी आप जानते हैं फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाली युवती हो सकती है, या टीचर को अगर वो मेल है तो शिक्षक बोलेंगे, फीमेल है तो शिक्षिका बोलेंगे। घोड़ी, चिमनी यानी फीमेल गौरैया, मूंगी यानी एंट। तो इसके स्त्रीलिंग में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। नपुंसक लिंग किसे कहेंगे? अब उसकी व्याख्या क्या बनाएंगे की शब्दांवरून किंवा शब्दांच्या रूपावरून पुरुष किंवा स्त्री कोणत्याच जातीचा बोध होत नसेल तर त्या शब्दांना नपुंसकलिंगी असे म्हणतात। उस शब्द से हमें वो पुरुष जाति का भी बोध नहीं होता है, या नर जाति का भी बोध नहीं होता है, या स्त्री जाति का भी बोध नहीं होता है, तो उन शब्दों को हम नपुंसकलिंगी शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो घर, वरन, पेन, तेज, ये शब्द आते हैं। तो घर, ते घर, ते वरन, वरन यानी दाल, है ना। हिंदी में उसका लिंग अलग हो सकता है लेकिन मराठी में ते वरन बोला जाता है, इसलिए ते वरन नपुंसक लिंग। ते पेन, ते पेन, है ना, तो ये नपुंसक लिंग हो जाएगा। ते तेज, जो तेज है तो उसको ते तेज बोला जाएगा, तो इसलिए वो नपुंसक लिंग में आ जाएगा। मराठीतील लिंग ओळखण्याची पद्धत यानी मराठी में लिंग पहचानने की पद्धती कौन सी है? तर प्राणी मात्रातील पुरुष किंवा नर यांचा उल्लेख आपण तो या शब्दाने करतो, तर स्त्री किंवा मादी जातीचा उल्लेख आपण ती या शब्दाने करतो, ठीक है। तो पुरुष जाति का या पुल्लिंग का अगर हमें संबोधित करना है उसको तो हम तो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और स्त्री या मादी का यानी स्त्रीलिंग का हमें उपयोग करना है तो उसको हम ती सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर तो बाप, ती आई, तो घोड़ा, तो पोपट, है ना, ती मैना। देखिए आप, मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कलर शेड में उसको दिखाया है। जैसे रेड कलर में जो दिखाए गए हैं तो बाप, तो घोड़ा, तो पोपट, तो ये है पुल्लिंग, और उसके स्त्रीलिंग ती आई, ती घोड़ी, ती मैना, है ना। पोपट का मतलब होता है पैरॉट, है ना, और फीमेल पैरॉट जो होगा उसको बोलेंगे मैना, मराठी में उसको बोला जाता है मैना। तो बाप, ती आई, तो घोड़ा, ती घोड़ी, तो पोपट, ती मैना, तो ये हो गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंगी शब्द। आता नपुंसकलिंगी किसको बोलेंगे, यानी अब नपुंसकलिंग किसको कहेंगे? सजीव प्राण्यांतील एखादा नर आहे किंवा मादी हे निश्चित सांगता येत नसेल। आता नसेल हा शब्द खूप महत्वाचा है और ये काकपद दे दिया मैंने। सजीव प्राण्यातील एखादा नर आहे किंवा मादी हे निश्चित सांगता येत नसेल तर त्याला नपुंसकलिंगी मानून त्याचा उल्लेख ते या शब्दाने करतात। जैसे कोई कुत्ता है और वो बहुत दूर पर है तो हम पता नहीं कर पाते हैं कि वो मतलब पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है, तो उस समय हम बोलते हैं ते कुत्रे। ते कुत्रे यानी वो नपुंसकलिंगी में हम बोलते हैं। ते वासरू छोटा गाय का बछड़ा है तो उसको हम ते वासरू बोलते हैं। ते पाखरू,
मेल है फीमेल है हमें पता नहीं, हम उसको पता नहीं कर पाते, तो इस समय पे हम उसको ते कुतरे, ते वासरू, ते पाखरू इस प्रकार से नपुंसक लिंग में संबोधित करते हैं। अब ये तो हो गया सजीव चीजों के बारे में। अब निर्जीव चीजें अगर है ना, निर्जीव यानी अचेतन, तो निर्जीव वस्तूंच्या बाबतीत काही वेळेस काल्पनिक पुरुषत्व व स्त्रीत्व लादून त्या वस्तूच्या मागे तो ती ते हे शब्द वापरून आपण लिंग ठरवतो। अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके बारे में उस समय क्या करते हैं हम कि काल्पनिक पुरुषत्व या स्त्रीत्व उसको लगा के देखते हैं कि क्या वो पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो वाड़ा, तो वाड़ा, वाड़ा यानी कोई महल, तो हम उसको तो वाड़ा बोल सकते हैं यानी वो पुल्लिंगी है। लेकिन कोई इमारत है तो हम उसको बोलेंगे ती इमारत यानी वो स्त्रीलिंगी है। कोई घर है तो ते घर ऐसा हम बोलते हैं यानी घर नपुंसक लिंगी हो जाता है। वाड़ा पुल्लिंगी, इमारत स्त्रीलिंगी, घर नपुंसक लिंगी। तो भात यानी चावल है ना, तो भात पुल्लिंगी। ती भाकरी, जो भाकरी बनती है तो ती भाकरी है इसलिए वो स्त्रीलिंगी हो जाएंगी। और जो वरण के बारे में मैंने आपको बताया ते वरण बोलते हैं इसलिए वो क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंगी हो जाएगा। तो टाक यानी जिसमें शाही रखी जाती है वो जो होता है उसको हम बोलेंगे तो टाक है ना, यानी वो पुल्लिंगी हो जाएगा। ती लेखनी, अगर हम मराठी में लेखनी बोलते हैं ना तो उसको ती लेखनी बोलना पड़ता है। तो ती जब आता है संबोधन तो वो एब्सोल्युटली वो हो जाता है ती लेखनी यानी स्त्रीलिंग। और अगर हम वो दूर है और ते पेन अगर हम बोलते हैं तो हो जाता है नपुंसक लिंग। तो दीवा यानी वह लैंप, तो दीवा पुल्लिंग। अगर पनती है ना, जो मतलब भगवान के सामने जलाई जाती है, दीपावली में जो आप लगाते हैं ना, तो उसको हम बोलेंगे ती पनती यानी वो स्त्रीलिंग में हो जाएंगी। और जो तेज है तो वो नपुंसक लिंग में हो जाएगा, ते तेज, ते तेज यानी तेज नपुंसक लिंगी है व्याकरणिक दृष्टि से। आगे चलते हैं। अब लिंग भेद के कारण कुछ नाम के रूप में बदलाव आते हैं, है ना, और इसके कुछ नियम हैं जो अगर हम जान लेंगे तो हमें ये आइडिया आ जाएगी कि किस प्रकार से लिंग हम उसका निर्धारित कर सकते हैं। जैसे आकारांत पुल्लिंगी प्राणीवाचक नाम अगर है तो उसका स्त्रीलिंगी रूप इकारांत हो जाता है और नपुंसक लिंगी एकारांत हो जाता है। अब ये आकारांत क्या है, इकारांत क्या है, हम इसके पहले जान चुके हैं। जैसे अभी हमने एक शब्द लिया मुलगा, तो आखिर वाला जो शब्द आ गया वो गा है। गा है मतलब क्या है, तो ग प्लस आ है यानी ये शब्द आकारांत है। अगर आकारांत शब्द है तो इसका स्त्रीलिंगी रूप जो है वो इकारांत हो जाएगा और नपुंसक लिंगी जो है वो एकारांत हो जाएगा। यानी इसको अगर हम देखेंगे कि ग आखिरी है तो ग प्लस ई हो जाएगा, तो शब्द जो बनेगा वो हो जाएगा मुलगी, यानी इसका स्त्रीलिंगी रूप मुलगी हो जाएगा। और उसमें ए अगर हम मिलाते हैं तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा गी और ये हो जाएगा गे, यानी इसका नपुंसक लिंगी में हो जाएगा मुलगे और इसका स्त्रीलिंग में हो जाएगा मुलगी और यहाँ पे क्या है मुलगा। आकारांत का किस प्रकार से इकारांत और एकारांत होता है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। पोरगा, पोरगी, पोरगे, ठीक है, यानी पोरगा पुल्लिंग, पोरगी स्त्रीलिंग, पोरगे नपुंसक लिंग। कुत्रा, कुत्री, कुत्रे, ठीक है, घोड़ा, घोड़ी, घोड़े। तो इस प्रकार से आकारांत पुल्लिंगी प्राणीवाचक नाम है तो उसका स्त्रीलिंगी रूप इकारांत हो जाएगा और नपुंसक लिंगी रूप एकारांत हो जाएगा। दूसरा नियम देखते हैं। काही प्राणीवाचक पुल्लिंग नामांना इन प्रत्यय लागून त्याचे स्त्रीलिंग रूपी होतात। जैसे सुतार है तो सुतार को इन प्रत्यय लगेगा, तो इन प्रत्यय अगर लगेगा तो उसका हो जाएगा सुतारीन, ठीक है, सुतार प्लस इन सुतारीन। माड़ी प्लस इन माड़ीन, तेली प्लस इन तेलीन, वाघ प्लस इन वाघीन, मालक प्लस इन मालकीन, सिंह प्लस इन सिंहीन।
आप जो आगे वाले पहले वाले सब शब्द है, सुतार, माली, तेली, वाघ, मालक, सिंह, ये सब पुल्लिंग है। और सुतारिन, मालिन, तेलिन, वाघिन, मालकिन, सिंहिन, ये सब स्त्रीलिंगी शब्द है। अब इसके मतलब क्या है वो आप खुद ढूंढने का प्रयास कीजिए। ठीक है, माली का मतलब है माली, तेली का मतलब है तेल देने वाला तेली, वाघ का मतलब होता है वाघ, मालक का होता है मालिक, सिंह का मतलब होता है शेर। ठीक है, नियम तीसरा है कि अगर किसी प्राणीवाचक शब्द में अकारांत पुल्लिंगी नाम आता है तो उसका स्त्रीलिंगी रूप इकारांत हो जाता है। जैसे आप दास शब्द हम ले लेते हैं, तो दास में आखिरी शब्द आ गया है वो स है, स का मतलब है स प्लस अ, यानी वो अकारांत है, अंतिम में अ आता है। तो ऐसी जगह पे उसमें स प्लस ई मिल जाएगा और उससे शब्द बन जाएगा सी, यानी वो दासी बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी में अगर दास का दासी हो जाता है तो वानर का वानरी हो जाएगा, बेडुक का बेडकी हो जाएगा, तरुण का तरुणी हो जाएगा, काका का काकी हो जाएगा और मामा का मामी हो जाएगा, है ना। तो दास, वानर, बेडुक, तरुण, काका, मामा ये पुल्लिंगी शब्द है। दासी, वानरी, बेडकी, तरुणी, काकी, मामी ये स्त्रीलिंगी शब्द है। ठीक है, और इसमें बेडुक का मतलब होता है मंडुक यानी फ्रॉग। ठीक है, बाकी शब्द तो आप इसके पहले भी सीख चुके हैं। चौथा नियम है की काही आकारांत पुल्लिंगी पदार्थवाचक नामांना ई प्रत्यय लावून त्यांची स्त्रीलिंगी रूपे बनतात। आकारांत आप समझ चुके होंगे कि जैसे यहाँ पे लोटा शब्द लिया तो अंतिम अक्षर है टा, टा का मतलब है कि ट प्लस आ, यानी ये आकारांत है। तो अगर हम इसको ई लगाएंगे ट प्लस ई तो ये हो जाएगा टी, यानी लोटा का बन जाएगा लोटी, लोटा का लोटी। तो इस प्रकार से लोटा, लोटी, सुरा, सुरी, गाड़ा, गाड़ी, डांडा, दांडी, तो ये शब्द बनेंगे। और लोटा, सुरा, गाड़ा, डांडा ये पुल्लिंगी शब्द है, तो लोटी, सुरी, गाड़ी, दांडी ये स्त्रीलिंगी शब्द है। आगे वाला नियम देखते हैं कि संस्कृत में से अगर कोई शब्द आया है मराठी में तो उसका स्त्रीलिंगी रूप अगर हम बनाते हैं तो वो प्रायः ई प्रत्यय लगा के बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ गया है, हमने शब्द लिया युवा, उसका अंतिम अक्षर आ गया वा, अब उसमें हमें ई प्रत्यय लगाना है तो वो हो जाएगा युवती, युवती, युवती। श्रीमान का हो जाएगा श्रीमती, ग्रंथकर्ता का हो जाएगा ग्रंथकर्ती, भगवान का हो जाएगा भगवती, जनक का हो जाएगा जननी, विद्वान का हो जाएगा विदुषी। अभी जो भी संस्कृत के शब्द आए हैं वो प्रायः स्त्रीलिंगी रूप में जाते समय उसको ई प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नियम भी हमने देखा। अब कुछ जो ऐसे शब्द है जिनकी जो नाम है काही नामांची स्त्रीलिंगी रूपे स्वतंत्र रीतीने होतात, यानी कुछ नाम के स्त्रीलिंगी रूप जो है वो स्वतंत्र पद्धति से होते हैं। जैसे बाप, आई, नवरा, बायको, वर, वधू, इसमें अलग शब्द बन रहा है। देखिए आप, बाप का आई, यानी ये अनुभवजन्य शब्द है सब, कि बाप, आई, नवरा, बायको, वर, वधू, मुलगा, सून, राजा, रानी, दीर, जाऊ, पती, पत्नी, पुत्र, कन्या, भाऊ, बहीन, सासू, सासरा, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, बोकड़, शेड़ी, यानी जो बकरा होगा उसको मेल को कहा जाएगा बोकड़ और उसके फीमेल जेंडर को बोला जाएगा शेड़ी। गोट, गोट को बोला जाएगा शेड़ी। रेड़ा, बफेलो को बोला जाएगा भैंस और उसका जो मेल जेंडर होगा उसको बोला जाएगा रेड़ा। मोर और लांडोर, यानी पीकॉक एंड सी पीकॉक। बैल यानी ऑक्स और काऊ, है ना, बैल गाय। बोका यानी जो
हम क्या बोलेंगे उसको, मांजर। बोका को स्त्रीलिंगी बोला जाएगा मांजर या भाटी, मांजर या भाटी। बिल्ली, बिल्ली का जो पुल्लिंग है उसको बोला जाता है बोका, है ना, और मांजर यानी बिल्ली है। खोंड उसको बोला जाएगा कालवड़, यानी अगर गाय ने छोटा बछड़ा दिया है, अगर वो मेल जेंडर में है तो उसको खोंड बोला जाएगा, और छोटा अगर फीमेल जेंडर में तो उसको कालवड़ बोला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब जो शब्द है ये किस प्रकार से आते हैं कि ये जो शब्द है वो अलग अलग प्रकार में है। जैसे कि आप देखें कि इसमें पहला शब्द जो है वो दूसरे शब्द से मैच नहीं करता है, वो अनुभवजन्य शब्द है। नियम 7 में अगर परिभाषा से कोई शब्द आया है तो उन शब्दों का जो लिंग है त्याच अर्थाच्या शब्दांच्या लिंगावरून ठरतात। तो उसका जो अर्थ होगा मराठी में तो उस अर्थ के अनुसार उसका लिंग हमें देना होगा या उसका लिंग हम निर्धारित करेंगे। जैसे बूट शब्द है तो उसका मराठी में अर्थ होता है जोड़ा। बूट यानी इंग्लिश का शब्द है तो उसका अर्थ हो गया मराठी में जोड़ा, तो वो पुल्लिंग में है तो जोड़ा, इसलिए उसको पुल्लिंग में ही लिखा जाएगा। क्लास यानी वर्ग, वो पुल्लिंग में आता है। पेंसिल, पेंसिल को लेखनी कहा जाता है तो वो इसलिए उसको स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा। बुक यानी उसको मराठी में पुस्तक कहा जाता है तो इसलिए वो नपुंसकलिंगी में कहा जाएगा। कंपनी यानी मंडली को स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा, और ट्रंक या पेटी को भी स्त्रीलिंगी में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से परिभाषा से जो भी शब्द आते हैं उसका ट्रांसलेशन या भाषांतरण पहले मराठी में होगा या मराठी में उसको क्या कहते हैं यह देखा जाएगा, और उस शब्द का जो लिंग होगा वही जो मूल शब्द है उसको भी दिया जाएगा। अगर सामासिक शब्द है मान लीजिए, तो सामासिक शब्दों का लिंग हम कैसे निर्धारित करेंगे। अब यहाँ पे एक सामासिक शब्द एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, साखर भात दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो दो शब्द हमें मिलते हैं, एक तो मिलेगा साखर और दूसरा मिलेगा भात, है ना, यानी चीनी और चावल। ठीक है, ये सामासिक शब्द बन गया साकर भात। तो उसका जो दूसरा शब्द है यानी अंतिम शब्द जो है वो भात है, और आप इसके पहले जान चुके हैं कि भात शब्द का जो लिंग है वो पुल्लिंग है, इसलिए इस पूरे शब्द का जो लिंग है वो बने पुल्लिंग ही रहेगा। यानी जो जिस भी सामासिक शब्द में जो दूसरा शब्द है उसका लिंग अगर हम निर्धारित करते हैं तो वही उस पूरे सामासिक शब्द का लिंग होगा। जैसे मीठ भाकरी जो है उसमें भाकरी स्त्रीलिंग है, इसलिए मीठ भाकरी का लिंग जो है स्त्रीलिंग ही रहेगा। भाजी पाला में पाला का लिंग पुल्लिंग है, इसलिए वो पुल्लिंग ही रहेगा। भाऊ बहन में बहन का लिंग जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए वो स्त्रीलिंग रहेगा। और देवघर में घर का लिंग नपुंसक लिंग है, इसलिए वो नपुंसक लिंग ही रहेगा। काही नामे पुल्लिंगी व स्त्रीलिंगी असूनही त्याचा उल्लेख पुल्लिंगीच करतात। अगर कुछ नाम जो है ना उसका उल्लेख जो है हमें पुल्लिंग में ही करना पड़ता है। जैसे गरुड़ है, मासा, गरुड़ यानी गरुड़ ही आप जानते हैं, मासा यानी मछली, सांप, उंदीर यानी चूहा, तो ये पुल्लिंगी हो स्त्रीलिंगी हो उसका उल्लेख करते समय हमें उसको पुल्लिंग में ही गिनना होता है या उसका निर्देश करना पड़ता है। अब कुछ नाम ऐसे हैं कि जिसका उल्लेख केवल स्त्रीलिंग में ही करते हैं, जैसे माशी यानी मक्खी है, खार यानी गिलहरी है, पाल यानी छिपकली है, तो इनका उल्लेख करते समय उनको स्त्रीलिंग में ही हम दिखाते हैं। ती माशी, ती खार, ती पाल, इसलिए वो स्त्रीलिंग में ही आएंगे। तो इस प्रकार से हमने लिंग विचार के बारे में देखा कि किस प्रकार से मराठी में शब्दों के लिंग निर्धारित किया जाते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं वचन के बारे में कि नामाच्या ठिकाणी संख्या सुचवण्याचा जो एक धर्म आहे त्यास वचन असे म्हणतात। इसकी व्याख्या कैसे होगी, नामाच्या ठिकाणी संख्या सुचवण्याचा जो एक धर्म है त्याला वचन असे म्हणतात। नाम अगर संख्या दर्शाता है तो उसको वचन कहते हैं। मराठी मध्ये दोन वचने मानली जातात, यानी मराठी में दो वचन कहे जाते हैं। एक तो है एक वचन, और एक से ज्यादा अगर दो है, तीन है, चार है, कितने भी है तो उसके लिए मराठी में शब्द यूज किया जाता है अनेक वचन। आपने देखा होगा कि संस्कृत में एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है, लेकिन मराठी में ऐसा नहीं है। मराठी में एक वचन है और उसके बाद अनेक वचन है, बहुवचन है ना, द्विवचन यहाँ पे नहीं है। नामाच्या स्वरूपावरून, अब एक वचन किसको कहेंगे की नामाच्या स्वरूपावरून जेव्हा एका वस्तूचा बोध होतो तेव्हा ते एक वचन असते। उदाहरणार्थ ससा, नदी, घर, मासा, गाय, फूल, है ना। ससा एक है, नदी एक आहे, घर एक ही है, मासा एक ही है,
गाय एक ही है, फूल एक ही है, एक ही वस्तू का बोध होता है, इसलिए उसको एक वचन कहा जाता है. नामाच्या स्वरूपावरून जेव्हा एकापेक्षा जास्त संख्येचा बोध होतो, एक से ज्यादा संख्याओं का बोध होता है, तो उसको हम अनेक वचन कहते हैं. अब देखिए उन्हीं शब्दों को आप देखिए, जैसे नदी को नद्या हो गया, घर को घरे हो गया, मासा मासे, गाय गाई, फूल फूले. तो ये सब शब्द एक वचन में है और एक वचन में है और ये बहुवचन में है, यानी बहुत सारे है. ठीक है, आगे चलते हैं. पुल्लिंगी शब्दांचे एक वचन आणि अनेक वचन. पहले हमने लिंग विचार सीख लिया है ताकि हमें वचन विचार समझना आसान हो. अब आकारांत पुल्लिंगी नामाचे अनेक वचन एकारांत होते. ठीक है, अब हमें समझ में आ गया है. जैसे अंबा शब्द हमने ले लिया, देखिए अंबा शब्द ले लिया तो आखिरी वाला शब्द आ गया बा, और आकारांत पुल्लिंगी है तो उसका इकारांत हो जाएगा, यानी बा का बे हो जाएगा, इसलिए अंबा का अंबे हो जाएगा. रस्ता रस्ते, ससा ससे, ससा यानी खरगोश, लांडगा लांडगे, महीना महीने, दाना दाने. तो इस प्रकार से अनेक वचन बन जाएगा. इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे काका का काका ही रहेगा, आजोबा का आजोबा ही रहेगा. अब आकारांत नामांव्यतिरिक्त इतर सर्व पुल्लिंगी नामांची रूपे दोन्ही वचनात सारखीच राहतात. अगर वो नाम आकारांत नहीं है और वो पुल्लिंग में है तो वो दोनों वचन में समान ही रहते. जैसे देखिए उंदीर उंदीर, पाय पाय, चिकू चिकू, देश देश, हार हार, पक्षी पक्षी, केस केस, कागद कागद. अब इसमें जो अंतिम शब्द है वो प्रायः ह्रस्व है या दीर्घ है, लेकिन उसमें आकारांत पुल्लिंगी शब्द नहीं है, इसलिए वो जैसा है वैसा ही दोनों वचनों में रहता है. आगे चलते हैं. अगर हम स्त्रीलिंगी शब्दों का एक वचन या अनेक वचन करना चाहते हैं तो अगर वो अकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, नाम है, तो उसका स्त्रीलिंगी कभी आकारांत हो जाता है और कभी इकारांत हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने खाट शब्द लिया है ना, तो अंतिम शब्द आ गया खाट. खाट यानी बेड है ना, तो उसका अंतिम शब्द आ गया खा, यानी अंतिम अक्षर खा आ गया. इसका मतलब वो कैसे बना है, ख प्लस आ से बना है. अब आ जो है ट है, यानी वो अ से बना है, इसलिए वो अकारांत है. और अगर अकारांत है तो उसका जब बनेगा तो या तो उसका खा बनेगा या फिर उसका खे बनेगा. लेकिन यहां पे खाट खाटा हमें सही लगता है व्याकरणिक दृष्टि से, इसलिए वो बनेगा खाट का खाटा, चूक का चुका, मान का माना, कळच कळ का कळा, धारच धारा. तो इस प्रकार से ये सब पहले वाले एक वचन है, दूसरे वाले अनेक वचन है. और अगर जैसे मान लीजिए या मोलकरीन शब्द लिया, तो मोलकरीन यानी काम वाली, ठीक है, अब उसका अंतिम शब्द आता है न. अब उसमें अगर हम अ मिलाते हैं तो मोलकरीन हो जाता है. अब हमें इसमें इकारांत बनाना है तो न प्लस ई यानी मोलकर नी हो जाता है, इसलिए मोलकरीन मोलकरनी, गम्मत गमती, गाय गाई, तलवार तलवारी. इस प्रकार अकारांत स्त्रीलिंगी नामों का जो बहुवचन होगा यानी अनेक वचन होगा वो आकारांत या इकारांत होगा. और अगर स्त्रीलिंगी नाम है और वो इकारांत है तो उसका जो अनेक वचन है वो सामान्य रूप से याकारांत हो जाता है. जैसे कड़ी, उसमें ई है, देखिए उसमें ई है, अब इसका ई का कन्वर्जन हो जाएगा या में, है ना, तो ये हो जाएगा कड़ी कड़या, आई आया, बांगड़ी बांगड़िया, सुई सुया, बी बिया, सुरी सुरया, स्त्री स्त्रिया, है ना, स्त्री का अनेक वचन क्या हो जाएगा, स्त्रिया, वाटी वाट्या. अब इन शब्दों के मीनिंग कली यानी बड यानी छोटा फूल का पहले, फूल के पहले वाले, आई यानी माँ आप जानते हैं, बांगड़ी यानी कंगन, सुई यानी सुई आप जानते हैं, बी बीज, सुरी काटने का चाकू, स्त्री महिला, वाटी यानी छोटा सा बर्तन. ठीक है, तो इसको भी कुछ अपवाद है. जैसे दासी का जो अनेक वचन है वो दासी ही रहता है, दृष्टि का दृष्टि ही रहता है, युवती का युवती ही होता है और मूर्ति का मूर्ति ही होता है. आगे चलते हैं.
कि अगर उकारांत स्त्रीलिंगी नाम है तो उसका अनेकवचन वाकारांत होता है। जैसे जाऊ है तो यहाँ पे ऊ आ गया तो ऊ का वाकारांत हो जाएगा तो जावा हो जाएगा। जैसे जड़ू ऊ आ गया तो जड़वा हो जाएगा, ऊ का उवा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी कुछ अपवाद है जिसमें वस्तु का वस्तु ही रहता है, वाळू का वाळू ही रहता है, वधु का वधु ही रहता है और बाजू का बाजू ही रहता है। अब इनके मीनिंग देख लीजिए। जाऊ यानी देवरानी है उसको जाऊ बोलेंगे। जड़ू एक प्रकार का कीटक है जो खून चूसता है। ऊ यानी जो बालों में रहने वाला कीटक जो खून चूसता है। ठीक है, अपवाद के लिए वस्तु वस्तु है। वाळू यानी सैंड, वधु आप जानते हैं, बाजू यानी प्लेस। ठीक है, उसकी जो साइड होती है उसको बाजू बोलेंगे। अब सामान्यतः आकारांत स्त्रीलिंगी नाम अगर है तो वो दोनों वचन में वैसे ही रहते हैं। जैसे शिक्षिका का शिक्षिका ही रहेगा, वीणा का वीणा ही रहेगा, मैना का मैना ही रहेगा, घंटा का घंटा ही रहेगा, पूजा का पूजा ही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर स्त्रीलिंगी नाम है और वो आकारांत है तो वो दोनों वचनों में समान ही रहता है। अब देखते हैं नपुंसक लिंगी नामों का कैसे होता है। तो नपुंसक लिंगी अगर शब्द है तो उसका आकारांत है या उकारांत है तो उनका अनेक वचन एकारांत होता है। जैसे फूल फूले, पाखरू पाखरे, बदक बदके, वासरू वासरे, मत मते, लेकरू लेकरे। तो इस प्रकार से उसका एकारांत हो जाता है। और अगर वो एकारांत है तो उसका अनेक वचन इकारांत हो जाता है। जैसे गाने तो उसका गानी हो जाएगा, गाने गानी, खेड़े खेड़ी, केड़े केड़ी, नाने नानी, भजे भजी, तड़े तड़ी। और उसके लिए भी कुछ अपवाद है, वो है सोने का सोने ही रहेगा और रुपए का रुपए ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ नपुंसक लिंगी शब्दों के भी लिंग देखे। अब मराठीतील वचनासंबंधी महत्वाच्या गोष्टी यानी मराठी में वचन के संबंध में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो एक तो है कि सामान्य नामांची अनेक वचने होतात, यानी जितने भी मराठी में सामान्य नाम हैं उनके अनेक वचन हो जाते हैं। लेकिन जो विशेष नाम है या भाववाचक नाम है उनके अनेक वचन नहीं होते हैं। अब कभी कभी क्या हो जाता है की कधी कधी व्यक्ती एक असूनही त्या व्यक्तीबद्दल आदर दाखवण्यासाठी आपण त्या व्यक्तीबद्दल अनेक वचन प्रयोग करतो। यानी कभी कभी व्यक्ति एक ही होता है लेकिन हम उनके बारे में ज्यादा आदर व्यक्त करने के लिए उनका अनेक वचन में प्रयोग करते हैं या उनको वैसे संबोधित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, गुरुजी आता शाळेत आले या मुख्यमंत्री शाळेस भेट देणार आहेत। तो हम जब उच्चारण करते तो उसका अनेक वचन के संदर्भ में करते हैं। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि उनको आदरार्थी अनेक वचन या आदरार्थी बहुवचन हमें लगाना है, तो उस प्रकार का आदर दिखाने के लिए, असा आदर दाखवण्यासाठी आपण त्यांना राव जी पंत, राव जी पंत साहेब यासारखे शब्द जोड़तात। यानी इस प्रकार के शब्द हम जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राव शब्द हमें जोड़ना है, शरद राव है ना, जोशी जी है ना, दामोदर पंत, या कोई भी व्यक्ति है तो जिसको साहेब लगाया जाता है ना, तो कोई भी व्यक्ति अगर बड़े पद पे है तो उसको हम इन शब्दों को जोड़ के उनको आदरार्थी बहुवचन में संबोधित करते हैं। मराठी की और एक बात है कि जो स्त्रियों के नाम है ना, स्त्रियांच्या नावासमोर ताई, माई, बाई, आई, काकू इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राधाबाई, शांताबाई, जानकी काकू, इस प्रकार के शब्दों को भी हमें ध्यान में लेना होता है। अब जोड़पे, त्रिकूट, आठवड़ा, पंचक, डजन, शत, सहस्त्र, लक्ष, कोटि, ये शब्द जो है पहले से बंच में आते हैं, यानी ये अनेकत्व का बोध करते हैं ना। जब हम त्रिकूट बोलते हैं तो तीनों का समूह है, आठवड़ा मतलब सातों का समूह है ना, डजन मतलब 12 लोगों का समूह है। तो ये सब इकट्ठा आते हैं, लेकिन जब इसको हम बोध कराते हैं तो इनका एक गट मान के, तेवढ्या संख्येचा एक गट मानून, यानी उतनी संख्याओं का एक गट मान के हम उसको एक वचन में इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं इस वचनों का वाक्य में उपयोग कैसे होगा। तो कुछ उदाहरण देखते हैं हम गिने चुने। लेखनीचं अनेक वचन लेखण्या होणार, तर स्वातंत्र्य लढ्यात पत्रकारांनी लेखण्या चालवल्या,
किंवा मुलांनी खाऊच्या पैशातून लेखण्या घेतल्या, यानी स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारों ने अपनी कलमे चलाई या मुलांनी खाऊच्या पैशातून लेखण्या चालवल्या, यानी बच्चों ने जो खाने के लिए पैसे दिए थे पॉकेट मनी से उन्होंने पेन लिए, बहुत सारे पेन। ठीक है, केळे यानी एक होगा तो केळे, बहुत सारे तो केळी, तो उत्कर्ष ने 50 रुपयांच्या केळी खरेदी केल्या, यानी उत्कर्ष के द्वारा या उत्कर्ष ने 50 रुपए की केले खरीदे। ठीक है, बहीण का हो जाएगा बहिनी, यानी अनुभवला 3 बहिणी आहेत, यानी अनुभव नाम है तो अनुभव को 3 बहनें हैं। भाकरी है ना, भाकरी का हो जाएगा भाकरिया, यानी राजपुत्रा ने प्रजेला भाकरिया वाटल्या, राजपुत्र ने प्रजा को रोटियां बांटी। ठीक है, देश का अनेक वचन देशी रहेगा। जब हम बोलेंगे भारत माझा देश आहे, भारत माझे देशे आहेत, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, भारत माझा देश आहे। अब ये एक वचन में हो गया। जगाच्या पाठीवर अनेक देश आहेत, यानी विश्व में बहुत सारे देश है। ठीक है, साल ही रहेगा। 15 दिवसांनी 2024 हे साल येईल, यानी और 15 दिनों के बाद 2024 हे साल आएगा। आप 25 भी बोल सकते हैं ना, साल का साल ही रहेगा। शाळा का शाळा ही रहेगा। माझ्या घराजवळ खूप मराठी शाळा आहेत, है ना, माझ्या घराजवळ खूप मराठी शाळा आहेत, यानी बहुत सारे मराठी स्कूल है ना। और अगर एक ही अगर हम बोलना चाहते हैं तो माझ्या घराजवळ शाळा आहे, एकच आहे, और माझ्या घराजवळ खूप मराठी शाळा यानी बहुवचन, यानी कभी कभी हमें खूब, अनेक इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल अनेक वचन दर्शाने के लिए करना पड़ता है। खारीक यानी छुवाड़ा, तो उसका अनेक वचन हो जाएगा खारका। उपवासासाठी खारका खायला चालतात, यानी उपवास के लिए हम चुहाड़ा खा सकते हैं, तो चुहाड़ा प्लूरल में हो जाएगा, अनेक वचन में। पक्षी का पक्षी ही रहेगा, तो एक वचन में हम कैसे बोलेंगे, झाडावर एक पक्षी होता किंवा झाडावर एक पक्षी आहे। अनेक वचन में झाडावर अनेक पक्षी होते किंवा झाडावर अनेक पक्षी आहेत। शिष्या का शिष्या ही रहेगा। एक वचन में गुरुकडे एक शिष्या होती, अनेक वचन में गुरुकडे अनेक शिष्या होत्या। विद्यार्थी का विद्यार्थी ही रहेगा। एक वचन में विद्यार्थी शाळेत एक विद्यार्थी होता और अनेक वचन में शाळेत अनेक विद्यार्थी होते। तो इस प्रकार से हम उसका वाक्य में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि जिन शब्दों का एक वचन से अनेक वचन होता है अलग शब्द में, तो उसको हमें वैसे ही इस्तेमाल करना है। हमें जब शब्दों में इस्तेमाल करना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है, तो एक बोका होता आणि किंवा एक मांजर होती आणि अनेक मांजर होती, ऐसा नहीं करना है। एक मांजर होती आणि घरात मांजरे होती, अनेक वचन का ही इस्तेमाल हमें करना है। जहां पे वो हम नहीं कर सकते वहां पे इस प्रकार से एक या अनेक या खूप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ध्यान में रखिए कि मराठीत अभिवादनासाठी नमस्कार किंवा नमस्ते शब्द वापरतात। कोई आपको मिलता है तो उसको आपको सैल्यूटेशन करने के लिए, अभिवादन के लिए आप मराठी में नमस्कार शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ नमस्ते शब्द का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक संभाषण का हम नमूना देख लेते हैं कि नमस्कार, ते कोण आहेत, या हे कोण आहेत, हे माझे मित्र आहेत। नमस्कार, यह कौन है, तो यह मेरे मित्र है। नमस्कार, हे कोण आहेत, नमस्कार यानी यह कौन है, तो ये मेरे गुरुजी है ना, यानी ये हमारे गुरुजी है। आपले नाव काय आहे, यानी आपका शुभ नाम क्या है। मेरा नाम, कोई भी नाम आप बोल सकते हैं, आपका जो भी नाम हो। मेरा नाम ये है, तो उसको मराठी में बोला जाएगा माझे नाव संदीप आहे। इस प्रकार से आपले आडनाव काय आहे, यानी आपका उपनाम या सरनेम क्या है। माझे आडनाव अमुक अमुक आहे, अमुक अमुक यानी माझे आडनाव भुयेकर आहे। इस प्रकार से आपल्या वडिलांचे नाव काय आहे, यानी आपके पिताजी का नाम क्या है। आपण कोठे राहता, यानी आप कहाँ पे रहते हैं। तो इस प्रकार से संभाषण मराठी में होता है। अब एक नमूना प्रश्न देख लेते हैं, यानी सैंपल क्वेश्चन। बाप हा शब्द मराठीत कोणत्या लिंगात लिहिला जाईल, यानी बाप यह जो शब्द है वो मराठी में कौन से लिंग में लिखा जाएगा। एब्सोल्युटली उत्तर जो है वो पुल्लिंग है। संदर्भ के लिए आप यह किताब देख सकते हैं। और इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।